हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 10th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर का पूरा चैप्टर आपको थियोरेटिकल मिलेगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। और ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो आगे ब्रांच है, उस ब्रांच का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आपके इस 10th क्लास में दे रखा है। बहुत ज्यादा बड़ी बातें यहाँ पे नहीं है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बातें की थी इसके चैप्टर के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन की, एंड कुछ टॉपिक हमने क्लियर किए थे। जैसे हमने सबसे पहले जो बात की थी गुड फ्यूल वाली की, अच्छे फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ध्यान रखा करें, अच्छा क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल्स मतलब एक अच्छा फ्यूल क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या विशेषताएं होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब ये होता है कि भाई ऐसे सोर्सेज जो हम रेगुलर टाइम से बहुत टाइम से काम में लेते आ रहे हैं, और उन सोर्सेज को क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दूसरे आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अभी हम कन्वेंशनल की बात करते हैं, उसके बाद नॉन कन्वेंशनल पे जाएंगे। बहुत ज्यादा चैप्टर में डिटेल नहीं है, छोटे छोटे पार्ट आपको दे रखे हैं, और एक दो प्लांट्स को आपको यहाँ पर बुक में थोड़ा सा डिराइव करके भी दे रखा है, समझा रखा है। तो इसमें से एक मैंने ड्रॉ किया है बायोमास का, आज भी पढ़ेंगे। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉसिल फ्यूल पढ़ लिया था, जानते हैं ना, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एंड ये सारा क्या है, कोल वगैरह फॉसिल फ्यूल है। दूसरी बात की थी थर्मल पावर प्लांट की। ये पावर प्लांट वो पावर प्लांट जिसके अंदर हम कोल की हीट से, कोल को बर्न करके उसकी हीट से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और स्टीम से हम जनरेटर को रोटेट करवा के और हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। और ये सबसे अच्छा पावर प्लांट, सबसे मैक्सिमम काम में आने वाला पावर प्लांट है। उसके बाद हमने पढ़ा था हाइड्रो पावर प्लांट की, वाटर की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से हम किस तरह से एनर्जी को जनरेट करते हैं, डैम बना करके क्रिएशन वगैरह, वो सारी बातें। अच्छा, इन पावर प्लांट के अंदर मैंने आपको पूरे चैप्टर में एक ही चीज बोली बेटा, सारे के सारे पावर प्लांट जो है, सारे एनर्जी सोर्सेज जो है ना, उन सभी में आपको मेन चीज जो बोर्ड के रिस्पेक्टिव याद रखनी है, वो याद रखनी है लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस, ठीक है ना। किसी भी पावर प्लांट के क्या एडवांटेजेस है भाई, उनको क्यों काम में लिया जाता है, और दूसरा उनको काम में लिया अगर हम ना ले तो क्यों ना ले, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है कि भाई किसी न किसी चीज की लिमिटेशन होंगी। जैसे कि भाई हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, हाइड्रो पावर प्लांट वहां पे काम में लिया जाएगा जहां पे हिली एरिया है, वाटर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। ऐसी जगह पे हम उनको काम में लेंगे। ऐसा अपने रेगिस्तान में बना दिया, कहाँ बनाएंगे इसको, पानी नहीं तो रेगिस्तान में कहां से बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि कहाँ पे किस चीज को, किस पावर प्लांट को यूज में लिया जाता है, और उनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको ध्यान में रखने, इसी का मेनली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बुक में जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहां आपको समझ के बुक में से लिख लेना है कि इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। आप एक बार पढ़ेंगे ना बेटा तो समझ में आ जाएगा आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। यहाँ कोई रॉकेट साइंस की बातें बेटा नहीं होगी। तो आज हमारा टॉपिक है वो है बायोमास का। बायोमास के अंदर क्या चीजें समझ लेते हैं। बायोमास का मतलब आप समझिए कि जो प्लांट्स और एनिमल की जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उन प्रोडक्ट से हम किस तरह से एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, उसकी बात हम करते हैं बायोमास के अंदर। तो बायोमास का पहला मतलब होता है प्लांट एंड जो एनिमल्स हैं उनके जो प्रोडक्ट है उनसे जनरेशन करना, उसको कहते हैं बायोमास। तो बायोमास के अंदर क्या करते हैं हम देखिए। इसके अंदर एक और टॉपिक आपने जिंदगी में सुना होगा, गोबर गैस नाम से कभी सुना होगा ना। गोबर गैस का क्रिएशन कैसे होता है, ठीक है ना, वो यहीं से होता है। वो बायोमास गैस है एक तरह से, और वो कैसे क्रिएट होती है आप देखिए। यहाँ से कुछ नहीं होता, इसको हम क्या करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये मेनली आपको नीचे हम क्या करते हैं, अर्थ के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा होता है, ठीक है ना। उस गड्ढे को हम नाम देते हैं डाइजेस्टिव, जिसके अंदर हम सारी चीजों को डिकम्पोज करते हैं। अब यहाँ पे डिकम्पोज किसको करना है, देखिए आपने केमिस्ट्री के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए या किसी भी चीज को डिकम्पोज करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन बर्न करने में काम आएगा, उसके बिना कैसे चलोगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ आप देखिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर भी डिकम्पोजिशन करते हैं। तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा हम खोदते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर एक ऐसा ईंटों से मिलकर, ब्रिक से मिलकर हम एक ऐसा डूम लाइक स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये क्लोज चैम्बर है, गैस का क्लोज चैम्बर है। फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक साइड से हम इनपुट में क्या क्या ऐड करते हैं, स्लरी ऐड करते हैं। स्लरी का मतलब होता है गाय का गोबर, मतलब काउ डंग प्लस वाटर, इन दोनों का मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड करते हैं, जिसके अंदर मिट्टी भी होती है, सॉइल भी होती है, और इन सभी का मिक्सचर हम डाइजेस्टर के अंदर धीरे धीरे ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद ये डाइजेस्टर के अंदर कुछ दिन तक, मतलब इसके अंदर किसी भी तरह की एयर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, इस डाइजेस्टर के अंदर, इस टैंक के अंदर, ठीक है ना, डूम लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, इसमें किसी तरह की ऑक्सीजन या एयर नहीं। अब बिना एयर के या बिना ऑक्सीजन के कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इनका डिकम्पोजिशन करना स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये कुछ दिन तक पड़ा रहता है। ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एनर्जी का जनरेशन की भाई कोल को बर्न किया तो एनर्जी मिलती है, ये ऐसा प्रोसेस या ऐसा ये पावर प्लांट नहीं है। इसके अंदर बहुत दिन लगते हैं। ये डिकम्पोजिशन भाई नेचुरल चीज है,
जिस तरीके से नेचुरली डिकम्पोजिशन होगा वही यहाँ पर हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके थोड़ी बहुत हम इसकी एफिशिएंसी को, मतलब इसके जो प्रोसेस है उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं कि अगर मैक्सिमम टाइम में हो रहा है थोड़ा टाइम में हम कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल कम टाइम में इसको जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि गाय गोबर वगैरह आप समझिए कि वो गड्ढे में पड़े रहेंगे, बहुत दिनों तक उनका डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होने के बाद में उनसे कुछ एक्स्ट्रा अच्छी, मतलब कुछ आप ऐसी मानिए कि जो हीट प्रोड्यूस करने वाली गैसेज है, जैसे मैथेन सुना है आपने, मैथेन सबसे अच्छी गैस है, हीट को प्रोड्यूस करने वाली, सबसे अच्छी बर्न होने वाली गैस है, सबसे खतरनाक गैस भी है। तो मैथेन, हाइड्रोजन वगैरह ये सारी गैसेस हमको इस डिकम्पोजिशन के बाद में मिलती है। अब वो गैसेज ये जो स्लरी है, जब डिकम्पोजिशन हो गया उसके बाद वो गैस चैम्बर में ऊपर की साइड में इस तरह से गैस ऊपर जाएगी और ऊपर की साइड में इस तरह से स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब ये गैसेज जो है इसका मैक्सिमम 75 अमाउंट ऑफ होता है मैथेन होता है। मैथेन एक सबसे हाई फ्लेमेबल गैस है, ठीक है ना, जिसको हम बर्न करने में, जहां पे भी घर में हम बर्न करने के लिए हमारे जहाँ पे हीटिंग अप्लायंसेस है, हीट की रिक्वायरमेंट है, वहां पे हम इस गैस को काम में लेते हैं। और ये गैस ऐसी अच्छी गैस है कि इसको आप समझिए किसी चीज को अगर हीट करें, मैंने आपको बताया हीट एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हमको मैक्सिमम अमाउंट के अंदर एनर्जी मिले और जो ऐश वगैरह है, मतलब जो राख वगैरह है और जो आपको रेजिड्यू मिल रहे हैं जैसे कि स्मोक वगैरह, ये आपको कम मिले, ठीक है ना। धुआं कम करे, राख वगैरह ये चीजें हमको कम मिले, वो एक अच्छा फ्यूल है। तो मेथेन गैस कुछ इसी तरह की होती है। इस गैस की क्या एबिलिटी है कि भाई ये गैस स्मोक कम से कम देती है, मिनिमम अमाउंट इसमें स्मोक देती है और इसमें किसी तरह का रेजिड्यू पीछे नहीं रहता, ठीक है, कोई इसमें आप राख वगैरह पीछे नहीं बचती है। तो इसमें 75% ऑफ उनको मेथेन मिलती है, जो कि घरों में अगर हम हीट के लिए काम में ले गैस वगैरह के लिए, तो ये बहुत अच्छी गैस है और ये मेनली इसका बेसिक पावर प्लांट है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, अब जब ये सारा कुछ डिकम्पोजिशन हो गया उसके बाद जो पीछे बचता है वो होता है मैन्यूर या फर्टिलाइजेशन, समझते हैं ना, खाद या उर्वरक आप कहते हैं ना, खाद वगैरह समझते हैं ना बेटा। तो ये जब पूरा डिकम्पोजिशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद जो ये चीज बची है, जो फर्टिलाइजर बचा है, जो मैन्यूर बचा है, वो भी हमारे खेतों के अंदर या हमारे आगे किसी जगह पे हमको काम में आ जाएगा, जिसको हम इस यहाँ से आउटलेट के तौर पर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। सो ये बायोमास का, बायोगैस का एक अच्छा पावर प्लांट, सिंपल सा समझ गए चीज को। अब इस गैस को जब भी हमारा रिक्वायरमेंट है हम गैस आउटलेट से इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेनली घरों में काम आता है। तो आपने एडवांटेजेस देख लिए इसके। एडवांटेजेस क्या है कि हमको मिनिमम अमाउंट के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें नहीं है यहाँ पर बेटा। गड्ढा खोद के उसके अंदर ईंटों से ये डूम सा स्ट्रक्चर बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। गाय के गोबर की बात करें, वाटर की, सॉइल की बात करें तो बहुत अवेलेबल है, ठीक है। मतलब जो रॉ मटेरियल काम में आ रहा है वो हमको बहुत ज्यादा ऐसा कोई एक्सपेंसिव चीजें नहीं है, ठीक है। और जो चीजें हमको बाकी सारे प्रोसेस में मिल रही है, जो रेजिड्यू की तरफ मिल रही है, वो सारी चीजें यूजफुल है, कोई भी बिना काम की नहीं है। सो इस पावर प्लांट की आप लिख सकते हैं कि आपको जो एडवांटेज लगते हैं वो आप लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, पहला सबसे डिसएडवांटेज ये है कि ये मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करता है, बहुत टाइम कंज्यूम करता है, अचानक से बनने वाली चीज ये नहीं है, ठीक है ना। बहुत दिन तक डिकम्पोजिशन होगा, जैसे ये सारे काउ डंग और वाटर का बहुत दिनों तक डिकम्पोजिशन होता है, अचानक से नहीं होता है, तो हमको वेट करना पड़ता है उस चीजों के लिए। जिसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसी जगहों पे इन पावर प्लांट्स को स्टोर करते हैं जहां पे हमको एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जहां पे आप समझिए कि बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं है एनर्जी के, और वहां पे अगर इस तरह की चीजें अवेलेबल है तो वहां पे हम इस तरह के पावर प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं इसमें क्या लिखा हुआ आपके इसमें। प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर सेड टू बी बायोमास, देयर फ्यूल्स हाउएवर डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट ऑन बर्निंग। अब देखिए कि हमने बात की कि प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट होते हैं एनिमल के और प्लांट्स के, इन प्रोडक्ट को कहते हैं बायोमास। अब ये जो प्रोडक्ट है इनको आप सीधा बर्न करते हो, जैसे आपने गोबर को कभी घर में, कभी गांव में कभी आपने बर्न वगैरह किया हो, ठीक है ना, या वुड वगैरह को बर्न वगैरह करते हैं, लकड़ी वगैरह को, तो आप देखिए कि वो हमको स्मोक बहुत अमाउंट के अंदर देते हैं, राख भी हमें बहुत मिलती है जो रेजिड्यू इसका, ठीक है ना, और हमको हीट इतनी ज्यादा नहीं मिलती, ठीक है। सो इन चीजों को सीधा नहीं जलाकर हम हीट इस प्रोसेस को प्रेफर करते हैं, ठीक है, बात समझ आई ना भाई। वो प्रोडक्ट वही है जो एनिमल और प्लांट्स वाले, लेकिन उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने एक स्मार्ट वे से उसको अरेंज कर लिया ताकि हम उससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर पाए। सीधा उसको बंद करोगे तो उससे आपको हीट आपको जितनी नहीं मिलेगी ना, उतनी आपको स्मोक मिल जाएगी, राख वगैरह जो रेजिड्यू वो मिल जाएंगे, जो कि हमारे काम की चीजें नहीं, ठीक है। उसके बाद वुड की बात करें, लकड़ी होती है बेटा, लकड़ी को हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन और वाटर के अंदर उसको हम बर्न करते हैं, ठीक है। लकड़ी को सीधा बर्न करते हैं, उससे हमको क्या नुकसान होता है कि भाई हमको हीट कम अमाउंट के अंदर मिलती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो वुड होती है उसको हम वाटर और ऑक्सीजन की मिनिमम एक स्पेसिफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको बर्न करते हैं, जिससे हमको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको बोलते हैं चारकोल। आपने सुना हो कभी
ये क्या करता है, ये बर्न होता है ना बेटा, तो ये मिनिमम अमाउंट के अंदर आपको एश वगैरह मतलब जो रेसिड्यू कम देगा और स्मोक भी कम देता है, ठीक है ना। तो सीधा हम लकड़ी को बर्न करने की बजाय, मतलब सीधा हम लकड़ी से एनर्जी प्रोड्यूस करने की बजाय इससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर सेड टू बी बायोमास, देयर फ्यूल्स हाउएवर डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट ऑन बर्निंग एंड अ लॉट ऑफ स्मोक इज गिवन आउट व्हेन दे आर बर्न। वो जब बर्न होते हैं तो हमको जितनी हीट चाहिए उससे ज्यादा तो वो काम खराब कर देते हैं स्मोक वगैरह से, ठीक है ना। देयरफॉर टेक्नोलॉजिकल इनपुट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दीज फ्यूल्स आर नेसेसरी। इसलिए हमको कुछ दिमाग लगा के कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज लेकर और इन सारी चीजों को एक स्मार्ट वे में जनरेट हमने किया, इसको बोलते हैं बायोमास का ये प्लांट, ठीक है। When wood is burned in a limited supply of water and oxygen, the violet material present in it, अब violet materials वाले सब समझते होंगे केमिस्ट्री के सारे, get removed and charcoal is left behind as the residue। और चारकोल बचता है, मैंने आपको सुना है जब हम वुड को, आप समझिए कि एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर वाटर और ऑक्सीजन के अंदर जब इसको बर्न करते हैं तो पीछे क्या बचता है, चारकोल बचता है। चारकोल बर्न्स विदाउट फ्लेम्स, चारकोल जब बर्न होता है वो ज्यादा हमको फ्लेम नहीं देता है, इज कंपेरेटिवली स्मोकलेस एंड हैज ग्रेटर या हायर हीट जनरेटिंग एफिशिएंसी। जो होता है वो फ्लेम नहीं देता है, उसमें जो स्मोक है वो कम से कम रहती है और हमको हीट एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलती है, मतलब हीटिंग एनर्जी हमको, हीट एनर्जी बहुत ज्यादा हमको अच्छी मिलती है, ठीक है। सिमिलरली काउडंग वेरियस प्लांट्स मटेरियल लाइक residue after harvesting the crops, vegetables, waste and savages are decomposed in the absence of oxygen to give biogas, ठीक है ना। अब इस बायोगैस को आप क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं। गोबर गैस के प्लांट्स आपने कभी गांव में देखे हो, ठीक है ना। तो ये गोबर गैस का सिंपल सा एक तरह का प्रोसीजर है, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसके स्ट्रक्चर की मैंने आपको समझा दिया, अब इस स्ट्रक्चर में फिर से आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखिए, द प्लांट्स हैज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर built with bricks, ठीक है। The slurry of cow dung and water is made in the mixing tank from where it is fed into the digester। डाइजेस्टर के अंदर स्लरी का मतलब होता है काउ डंग एंड वाटर एंड सॉइल का जो मिक्सचर है, इन सभी को स्लरी कहते हैं और इनको हम डाइजेस्टर के अंदर मिक्स करते हैं इनपुट के तौर पर। द डाइजेस्टर इज सील्ड चैम्बर इन विच देयर इज नो ऑक्सीजन। मैंने बता दिया आपको यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई एयर नहीं है, ठीक है। अनॉर्बिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन और ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ द काउ डंग स्लरी। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन या किसी तरह के अदर कंपाउंड की जरूरत नहीं है डिकम्पोजिशन के लिए, वो इनका डिकम्पोजिशन अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। इट टेक्स अ फ्यू डेज फॉर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड एंड जनरेट गैसेज लाइक मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सारी गैसेज जो है वो जनरेट होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। अब ये गैसेज में सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होती है वो होती है मेथेन। मेथेन कितनी होती है, 75%। सो बायोगैस इज स्टोर्ड इन अ गैस टैंक अबाउट द डाइजेस्टर फ्रॉम विच दे आर ड्रॉन फ्रॉम पाइप्स टू यूज। और जब ये गैसेज स्टोर हो जाती है डिकम्पोजिशन के बाद में, तो हम इसको गैस के आउटलेट से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल एज इट कंटेन्स अप टू 75% ऑफ मेथेन। 75% मेथेन बहुत अच्छा आउटपुट है एक तरह से, अगर आप सीधा बर्न करोगे उससे तो काफी अच्छा ही आउटपुट है। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, लीव्स द रेजिड्यू लाइक एश इन वुड एंड चारकोल इन कोल। अब ये कम से कम रेजिड्यू आपको देता है, जैसे राख देता है, जिससे कि हम जैसे कोल या चारकोल को बर्न करते हैं उससे हमको कम ये रेजिड्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इट्स हीटिंग कैपेसिटी हाई, और इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है, मतलब ये जो जलता है जब आपको हीट एनर्जी देता है, वो काफी अच्छी है इन कंपेयर टू कोल और बाकी चीजों के, ठीक है। The slurry left behind is removed periodically and used as excellent manure। आप जानते हैं कि मिन्योर के अंदर नाइट्रोजन और आप कहते हैं कि फास्फोरस, सल्फेट, ये सारी चीजें मौजूद, जिससे हमको ये अच्छा फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। चलिए, अगला पावर प्लांट है हमारा, ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें? थोड़ा सा सिंपल है, आप याद कर लीजिए इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते, अगली बात करते हैं विंड पावर प्लांट या विंड एनर्जी। देखे होंगे तो सिंपल ज्यादा स्ट्रक्चर है इसमें। विंड पावर प्लांट आपने देखे होंगे। विंड पावर प्लांट ऐसी जगह पे स्टोर किए जाते हैं। पहली बात तो हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की कर लेते हैं कि विंड पावर प्लांट का काम कहाँ पे है। भाई ऐसी जगह जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमको बहुत ज्यादा या मॉडरेट लेवल के अंदर है और वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे, और ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, विंड पावर प्लांट को स्टोर कर लेते हैं, हम इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे कि वहां से हमको एनर्जी जनरेट होती है। अब विंड पावर प्लांट को स्टोर करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या चीजें हैं। आपको विंड माइल तो आपने देखी होगी ना कभी, ठीक है ना।
अब ये विंड माइल की लिमिटेशंस क्या आप समझिए कि पहली बात तो इनको बहुत एक लार्ज एरिया चाहिए, ठीक है ना। आप समझिए कि इसमें दे रखा है एक पॉइंट मैं समझा देता हूं आपको। 1 मेगावाट जनरेशन, मतलब 1 मेगावाट बोले तो 1 मेगावाट का जनरेशन अगर आपको करना है तो आपको 2 हेक्टेयर की जमीन चाहिए उस विंड माइल को स्टोर करने के लिए। अब एक विंड माइल जो होती है वो इतनी ज्यादा एनर्जी को इतनी ज्यादा हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करती है, तो हमको क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे विंड माइल को एक जगह पे स्टोर करना पड़ता है, उससे हमको एक एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। अब इसमें डायरेक्ट चीजें हमको कोई रॉ मटेरियल नहीं डालना है यहाँ पर। रेगुलरली हवा चलती है, हवा चलेगी तो वो विंड माइल जो रोटेट होगा तो आगे इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा हुआ वो रोटेट होगा और उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। तो अब इसकी लिमिटेशन की बात करें तो पहली बात करें कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है भाई साहब। एक विंड माइल देखिए आपने बहुत बड़ी बड़ी होती है, ऐसी विंड माइल बहुत सारी लगी होती है कंटिन्यूस। तो ये चीजें हैं कि भाई कॉस्टली तो पड़ता ही है। उससे भी बुरी बात जो है ना वो ये है कि भाई 12 महीने आप समझिए कि पूरे एक साल तक तो हवा चलती नहीं है ना बेटा। किस टाइम हवा ज्यादा होती है, किस टाइम जो विंड है वो कम होती है। तो पहली बात तो ऐसी जगहों पे इन विंड माइल को इंस्टॉल किया जाता है जहां पे विंड जो है वो आपको 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा मिले, ठीक है ना। कम से कम उतनी विंड तो होनी चाहिए ताकि कि वो रोटेट करे, ठीक है ना। वो छोटा मोटा पंखा नहीं बेटा, बहुत बड़ा फैन है, उसको रोटेट करने के लिए उतनी तो कम से कम उसके अंदर विंड के अंदर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए जिससे उसको रोटेट करे, ठीक है। सो ऐसे एरिया हमको चाहिए जहां पे विंड मैक्सिमम अमाउंट के अंदर ईयरली रहती है। अब 12 महीने नहीं होती विंड, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब हमको विंड अवेलेबल नहीं है, जब हवा नहीं चल रही है तो विंड माइल किसी काम के नहीं, तो उस टाइम हमको एक बैकअप चीज रखनी पड़ती है। बैकअप इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन के लिए कुछ चीजें रखनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि आप समझिए कि अगर किसी शब्द आप कीजिए कि छोटा सा गांव है, छोटे से गांव के आसपास में आप विंड माइल लगी है, ठीक है ना। अब उस विंड माइल से उस गांव को इलेक्ट्रिसिटी इसको मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी। अब आप समझिए कि भाई जब हवा आ रही है तो वो विंड माइल रोटेट होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और गांव को मिल रही है। लेकिन सपोज कभी मतलब कि बिल्कुल भी हवा नहीं होती, ऐसा होता है नेचर बेटा, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी गांव को कहां से मिलेगी। तो उसके लिए हमको बैकअप के तौर पर कोई इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा कोई चीज रखनी पड़ती है जिससे कि हम उस गांव को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाए, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी कुछ इसमें खास बात नहीं है, जो मैंने बोला वही सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बुक से आराम से अच्छे तरीके से पढ़े। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन आप सही से याद रखें। एडवांटेजेस क्या है? विंड एनर्जी इज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड एनर्जी एफिशिएंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कोई इसके अंदर एनवायरमेंट का आप नुकसान नहीं कर रहे हैं, कोई हम किसी तरह का पॉल्यूशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब विंड है भाई, उसमें तो कोई वो चलती रहेगी, विंड को खराब तो होती नहीं है ना बेटा, ठीक है। एंड इट रिक्वायर्ड नो रिक्वायरिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई इसको रेगुलर को एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। एक बार हवा घूमती रहे, बस घूमती रहे, तो अपने आप चलता रहेगा काम काज। लिमिटेशन क्या है? विंड एनर्जी फार्म्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लोज फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ अ ईयर। मतलब मैक्सिमम पार्ट के लिए, ग्रेटर पार्ट के लिए जहां पे विंड ब्लो करती है, जहां पे हवा चलती है, वहीं पर हम उसको इंस्टॉल कर पाते हैं। द विंड स्पीड शुड ऑल्सो बी हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर या टर्बाइन की बात करें। Furthermore, there should be some backup facilities to take care of energy needs during a period when there is no wind. जब वहां पे हवा नहीं चल रही है तो हमको बैकअप के तौर पर एक इलेक्ट्रिसिटी, हमको ऐसा कोई प्लांट रखना पड़ेगा जिससे कि हम बैकअप के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी दे पाए। आप सिंपल सा मैं आपको समझाऊं ना, तो जैसे कि आप घर के अंदर जैसे आप रखते हैं इन्वर्टर वगैरह रखते हैं बेटा। अब इन्वर्टर का काम क्या है कि जब लाइट चली गई तो आपको कंटिन्यूस एनर्जी मिलती रहे। लाइट चलेगी तो वो ऑन हो जाएगा, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपके घर के अंदर लाइट नहीं है। लेकिन आप समझिए कि अगर आपके घर में इन्वर्टर नहीं है और आपके घर में मैक्सिमम अमाउंट के अंदर आप मानिए कि ऐसी सिटी में रहते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का आप मतलब कंटिन्यूसली कट ऑफ होती रहती है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप उस जगह पे मतलब आप समझिए कि इरिटेट होंगे ना बेटा, कि आपको लाइट बार बार जाती है और आपको लाइट नहीं मिल रही। लेकिन उसी जगह पे आपने घर में अगर आपने इन्वर्टर लगा रखा है तो उससे क्या होगा, आपको कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती जाएगी। ये विंड प्लांट बिल्कुल उसी तरह से कि जब विंड चल रही है तब तक तो एनर्जी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब विंड नहीं चल रही है, जब हवा नहीं चल रही है, तो एनर्जी कहां से मिले? तो उसके लिए आपको बैकअप के तौर पर एक एनर्जी आपको ऐसी रखनी होती है सोर्स, जिससे कि आप उसको एनर्जी दे पाए, ठीक है ना। सो इसलिए इसकी डिसएडवांटेज ये है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड माइल फॉर्म रिक्वायर्ड लार्ज एरिया लगता है। फॉर 1 मेगावाट जनरेशन द फॉर्म नीड्स अबाउट 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। बहुत ज्यादा होती है बेटा। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज क्वाइट हाई। एक बार के लिए इंस्टॉलमेंट करना है, लेकिन एक बार में काफी हाई अमाउंट हमको एक्सपेंसिव वो पड़ता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। आगे हम बढ़ते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो एनर्जी सोर्सेज जो कन्वेंशनल थे वो कौन कौन से, ये सारे आपने पढ़ लिए। अच्छा, विंड प्लांट जो है ना एनर्जी, ये स्टार्टिंग में जब बहुत टाइम पहले की बात करें तो इनको मैकेनिकल काम करने के लिए काम में लिया जाता था।
ये विंड माइल जो है ना वो बहुत टाइम पहले भी यूज में आते थे, आज से 100-200 साल पहले भी काम में आते थे, लेकिन उस टाइम भी मैकेनिकल काम करने के लिए काम में आते थे। कुएं से पानी निकालना है ना, तो हम क्या करते थे, आपने देखी हो कोई पुरानी फिल्में वगैरह आपने देखी हो ना बेटा, तो आपने विंड माइल वगैरह आपने देखे होंगे, पुराने लकड़ी वाले होते हैं, उसके अंदर पानी किस तरह से हम पानी को रोटेट करने के लिए या विंड से कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए विंड माइल का हम काम में लेते थे। लेकिन एनर्जी का जनरेशन कुछ डेकेड से ही हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या है कि ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो हम बहुत टाइम से काम में नहीं ले रहे और रिन्यूएबल सोर्सेज का एनर्जी का कह सकते हैं, ठीक है ना। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सबसे पहला तो आप जानते हैं इसके अंदर आता है सोलर एनर्जी। क्या आता है? अब आपने तो हमेशा से पढ़ाई होगा सोलर एनर्जी वगैरह क्या होता है, भले आपने इसकी डिटेल जानकारी नहीं ली हो, लेकिन सोलर एनर्जी क्या होता है आपने देखा भी है, ठीक है ना। आपने इसके मॉड्यूल भी कहीं पे लगे हुए देखे होंगे सोलर एनर्जी के, और शायद आपके घर पे भी लगा हो कहीं पे, ठीक है ना। तो सोलर एनर्जी एक्चुअल में क्या चीज है, हम जो सन से लाइट आ रही है बेटा, वो एक अच्छी अमाउंट ऑफ हीट आ रही है, उस हीट को हम क्या करते हैं, उस हीट को हम एक हीट फॉर्म से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं डीसी बैटरियों के अंदर, और वो बैटरी जब हमको रिक्वायर्ड है तब हम उसको काम में लेते हैं। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है किसका, सोलर एनर्जी का। अब उससे होता क्या है भाई, जो आप देखिए कि सोलर एनर्जी के अंदर आपने देखे होंगे सेल लगे होते हैं, सोलर सेल। देखिए सोलर सेल एक छोटा सेल होता है, आपने बड़े बड़े मॉड्यूल देखे होंगे, जैसे इस बोर्ड की शेप के आपने मॉड्यूल देखे होंगे। अब वो इतना बड़ा सिलिकॉन का जो मॉड्यूल है, मेनली सिलिकॉन काम में आता है। सिलिकॉन मतलब आप मिट्टी देखिए, मिट्टी आपका सिलिकॉन का एक तरह से बहुत अमाउंट के अंदर हमारे पास में अवेलेबल है सिलिकॉन नेचर के अंदर, लेकिन जो सिलिकॉन हमको चाहिए सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए, वो सिलिकॉन हमारे पास में कम है, लिमिटेड अमाउंट है, तो वो एक पहली बात तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। दूसरी बात, सोलर के मॉड्यूल जो सेल होते हैं ना, वो एक सेल, जैसे कि ये बोर्ड जो है ना, ये बोर्ड एक सोलर का मॉड्यूल है। मॉड्यूल मतलब समझते हैं आपने बड़े बड़े जो देखे होंगे ना, जैसे सोलर वाले पैनल्स, ठीक है ना, उनको कहते हैं मॉड्यूल। अब वो एक पैनल है, उसके अंदर आप देखिए छोटे छोटे सेल लगे होते हैं, सीरीज पैनल का कॉम्बिनेशन होता है वहां पर। अब वो सेल जो होते हैं, वो एक सेल जो है वो कुछ अमाउंट आप मानिए 0.5 से 1 वोल्ट, कितना 0.5 से 1 वोल्ट तक का वोल्टेज प्रोवाइड करता है, और जो कि आप देखिए कि लगभग 0.7 वॉट की पावर हमको प्रोड्यूस करता है। आपने जो बैटरी का सेल देखा है बेटा, छोटे वाले बैटरी का सेल आता है ना, बैटरी का सेल भी आप देखिए लगभग इतना ही होता है। सेल नहीं आते एवरीडे वगैरह की बेटा, ये सेल भी इतना ही आता है, ना बैटरी वगैरह लगाते हैं ना सेल, रिमोट सेल वगैरह, वो इतनी। अब वो एक सेल से तो हमको एनर्जी इतनी मिलेगी नहीं, तो हम बहुत सारे सेल्स को सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन में लगा के और एक मॉड्यूल को तैयार करते हैं, और वो मॉड्यूल क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से, मतलब आप समझिए कि अच्छी हमको, अब देखिए ये सारे अगर सीरीज पैरेलल में लगे, वो कॉम्बिनेशन आपने सुना होगा कभी, और जिससे हमको अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिलती है, और सॉरी पावर भी मिलती है, और वोल्टेज भी हमको अच्छे अमाउंट में मिलता है। अब आप देखिए कि इसमें क्या क्या दिक्कत क्या है, मेन चीज कि कुछ लोगों को गलतफहमी ये है कि जहां पर बहुत ज्यादा सन रे आ रही है, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है, वहां पे इन प्लांट को स्टोर करेंगे तो हमको अच्छी इफिशियंसी मिलेगी। पहली बात तो सोलर प्लांट की इफिशियंसी बहुत कम होती है, विंड प्लांट इन सब की तरह इनकी एनर्जी इफिशियंसी बहुत कम है। इफिशियंसी मतलब कि आपने 100 रुपए का इनमें काम किया ना, तो आपको 20% एनर्जी मिलेगी, समझे ना, 80% वेस्ट किया है, इतने कम इफिशियंसी की ये प्लांट है। अब सोलर प्लांट की इफिशियंसी इतनी है 22%, 23% ही। अब 22-23% के अंदर क्या चीजें हैं, पहली बात तो जो सिलिकॉन है वो बहुत महंगा आता है, ठीक है ना, जो सिलिकॉन तो महंगा नहीं आता, लेकिन जो सिलिकॉन यहाँ पे चाहिए वो महंगा आता है। उसके बाद में सिल्वर, आप देखिए सिल्वर जो जानते हैं, चांदी की इसके आप जो मॉड्यूल आपने कभी देखे हो, तो सेल को कनेक्ट करने के लिए बीच में पतली पतली आपने देखे हैं सिल्वर के रेज लगे होते हैं, सिल्वर की आपकी पट्टियां लगी होती है बेटा, वो सिल्वर भी समझते हैं ना बेटा, महंगी चीज है, दूसरी महंगी चीज है। सो ये सारी महंगी चीजें हैं, और उससे हमको जो एफिशिएंट जो हमको आउटपुट मिलता है ना, वो एज कंपेयर हमको कम मिलता है। लेकिन फिर भी ऐसी जगह जहां पे बेटा आप समझिए कि दूर रेगिस्तान वगैरह की चीजें, जहां पे हमको हीट बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, तो ऐसी जगहों पे आप ऐसे पावर प्लांट को स्टोर कर सकते हैं, आपको रिक्वायर्ड एनर्जी आपको मिलेगी। तो पहली बात इसके डिसएडवांटेज की मैं बात करूं, एडवांटेज से पहले इसके डिसएडवांटेज की मैं बात करूंगा, वो ये कि ये बहुत हाई कॉस्ट इसकी पड़ती है, ठीक है ना, आपको बहुत एक अच्छी कॉस्ट देनी पड़ती है लगाने के लिए, और मॉड्यूल भी एक दो नहीं, आपको काफी मॉड्यूल लगाने पड़ते हैं, एक आपको कमर्शियल यूज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है, डीसी बैटरी वगैरह। अब कुछ लोगों को गलत है ये कि सर जहां पे ज्यादा गर्मी है वहां पे उसको लगाएंगे तो और ज्यादा हमको हीट मिलेगी, और ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, बिल्कुल भी नहीं। ये जो सोलर के मॉड्यूल आप आगे इंजीनियरिंग में जाके पढ़ेंगे, ये जो सोलर के मॉड्यूल जो होते हैं ना बेटा, सेल, सोलर सेल, ये सोलर सेल जो है ना, वो लैब में एक्सपेरिमेंट किए गए,
लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं और लैब में इन पे एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर को हम फॉल करवाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि हीट जो आ रही है तो हम उसके ऊपर लैब के अंदर उसके अंदर रिक्वायर्ड टेम्परेचर को फॉल करवाते हैं, मतलब उसमें हीट जनरेट करवाते हैं और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड आप मानिए कि जो रूम का टेम्परेचर है या 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, उस टेम्परेचर के ऊपर वो जो मॉड्यूल्स है, वो जो सेल है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से कि 25% एनर्जी वो देंगे, 25% ऑफ एनर्जी वो लोग देंगे। वो जो हीट आपको 25% ऑफ एनर्जी वहां पे मिलेगी आउटपुट के तौर पर। लेकिन आप सोचिए कि वो सारे जो सेल है ना, वो आपको कॉस्ट वो जरा महंगे पड़ते हैं, ठीक है ना बेटा। यहां तक ये चीजें क्लियर। तो ये मॉड्यूल जो है, अब जितनी ज्यादा हीट होती है तो कुछ लोग समझते हैं कि 40 डिग्री का टेम्परेचर चला गया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चला गया, तो उस टेम्परेचर से जो मॉड्यूल की एफिशिएंसी है वो घट जाती है, ठीक है ना, बढ़ती नहीं। इसलिए क्या है ना कि उस टेम्परेचर को भी मेंटेन होना पड़ता है, ठीक है। बस एडवांटेजेस क्या है कि इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, ठीक है। आपने एक बार लगा लिया, हाँ रोटेटिंग भी होते हैं सोलर प्लांट्स, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं और इनमें आपको कोई बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। एक बार लगा लिया आपने, फिर इसको लो मेंटेनेंस चाहिए होता है। लेकिन विंड पावर प्लांट की मैंने बात करें तो उसको हाई मेंटेनेंस चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आप समझिए कि विंड पावर प्लांट कभी आंधी वगैरह आती है, साइक्लोन वगैरह आते हैं, उससे क्या है ना कि फैन है, विंग्स है, वो बेटा टूट जाते हैं। तो विंड पावर प्लांट्स को एक बहुत हाई मेंटेनेंस चाहिए। सोलर प्लांट्स को इतनी हाई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह, एफिशिएंसी कम होती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। सोलर कुकर क्या होते हैं? सोलर कुकर इसी का एप्लीकेशन है। हम क्या करते हैं, आप समझिए कि ब्लैक सरफेस जो होता है ना, आपको हमने पहले ही पढ़ा है कि ब्लैक सरफेस जो होता है वो हीट को अच्छा एब्जॉर्ब करता है, अच्छी हीट को एब्जॉर्ब करता है। उससे क्या होता है कि उसकी एनर्जी अच्छी होती है। हमको जहां पे गर्मी चाहिए ना, आप समझिए गर्मियों के अंदर अगर आप व्हाइट कलर का शर्ट पहन के निकले और एक ब्लैक कलर का शर्ट पहन के निकले, आपको ब्लैक में बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मैक्सिमम सारे सनरेज को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपको गर्मी लगती है। तो ब्लैक सरफेस का काम जो है वो हम इसके अंदर सोलर कुकर के अंदर काम में लेते हैं। सोलर कुकर एक सिंपल सा डब्बा होता है और उसका चारों तरफ से ग्लास होता है, ग्लास से वो हीट भी देता है और अंदर ब्लैक कलर के सरफेस लगे होते हैं, जिससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है और हमको वहां से जो भी आपको चाहिए भाई, जहां पे हीटिंग की एप्लीकेशन है वहां पे इसको हम काम में लेते हैं। छोटा सा सिंपल सा इसका एप्लीकेशन है, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। आगे कोई दिक्कत नहीं। ओशियन थर्मल वगैरह ये चीजों की बात हम कर लेते हैं, सोलर कुकर वगैरह पहले बात करते हैं। देखिए सोलर सेल के बारे में आपको मैंने बता दिया। सोलर कुकर बहुत सिंपल, एक छोटा सा डब्बा टाइप के होते हैं, बड़े बड़े, हालांकि जहां पे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा काम में आता है। उन डब्बों के अंदर वो ग्लास से बने होते हैं, उनके अंदर ब्लैक कलर के सरफेसेस लगे होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स जिनसे कि हीट को वो प्रोड्यूस कर सके, हीट को अच्छी दे सके, और जहां पे हीटिंग रिक्वायरमेंट है वहां पे हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको जो समझाया ना, सिल्वर के जो सोलर पैनल के अंदर, सेल के अंदर जो काम में आते हैं, सोलर सेल वगैरह, वो सारा आपकी बुक में लिखा हुआ है। आप एक बार रीड कीजिएगा, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। आपको जैसे कहानियां होती है बेटा वैसी ही चीजें, ज्यादा कोई बड़ी बातें यहाँ पे नहीं, ठीक है। सो इसके बाद में हमारा रह जाएगा एनर्जी बाय ओशियन, सी के द्वारा, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी और ओशियन एनर्जी, और दूसरा रह जाएगा जियोथर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ये 3 प्लांट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एक लेक्चर आपको दे देंगे ताकि वहां पे आपको ये सारा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।